वो खूबसूरत लग रही है, वो जल्दी में लग रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ। आज के इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे फकरे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में। अगर देखा जाए तो ऐसे फकरे हम अपने डे टू डे लाइफ या रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा सिम या सिम्स। प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ सिम, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ सिम्स आ जाया करेगा। सिम या सिम्स के बाद हमें यूज़ करना है टू बी, और टू बी के बाद हमें लगाना है कंप्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो खूबसूरत लग रही है यानी वो खूबसूरत लगती है। अगर बेसिक इंग्लिश में कहना हो तो फिर हमें यूज़ करना होगा शी लुक्स ब्यूटीफुल। ये बेसिक इंग्लिश है। एडवांस इंग्लिश ये है शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल ये एडवांस इंग्लिश है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। स्पेशली ये जो गोरे हैं ये इसको बहुत कॉमन यानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और शी लुक्स ब्यूटीफुल ये बेसिक यानी ओल्ड इंग्लिश है। सो यू हैव टू यूज़ नो आडेज एडवांस इंग्लिश। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल वो खूबसूरत लग रही है। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो जल्दी में लग रहा है। ही सीम्स टू बी इन अ रश। मैं कैसा लग रहा हूँ। अब ये इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस है तो हम इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, हाउ डू आई सीम टू बी। काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता। काश तुम पार्टी में शिरकत करते। काश वो इतना जल्दी न होता। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं काश, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई विश। आई विश मीन काश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई विश दैट प्लस सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेड या कुड हैव या वुड हैव। इसके बाद हमें यूज़ करना है वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। वी3 के बाद हमें लगाना है अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता। आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट। आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट। काश तुम पार्टी में शिरकत करते। आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी। आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी। काश मैं तुमसे पहले मिला होता। आई विश दैट आई हैड मेट यू सूनर। I wish that I had met you sooner. One more example for better understanding. काश मैंने वो मोबाइल खरीदी होती। I wish that I had bought that mobile. अम्मी से कहो कि चाय बना दें। उससे कहो कि मुझसे बात करें। अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें। अगर गौर किया जाए तो इन फकरात में हम कह रहे हैं कहो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आस्क। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं मुकम्मल स्ट्रक्चर की तरफ। तो पहले हमें यूज़ करना होगा आस्क। आस्क के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है यानी मी आस यू हिम हर देम। इसके बाद आ जाया करेगा टू के बाद हमें लिखना पड़ेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें यूज़ करना होगा नॉट ऑब्जेक्ट के बाद। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। आमी से कहो कि चाय बना दें। आस्क मॉम टू मेक टी। आस्क मॉम टू मेक टी। उससे कहो कि मुझसे बात करें। आस्क हर टू टॉक टू मी। आस्क हर
to talk to me. One more example for better understanding. अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें. Ask your friend not to call me over and over. Ask your friend not to call me over and over. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं. भाई से कहो कि मुझे परेशान न करे. आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी. आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. उससे कहो कि मुझसे मिले. अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता. अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता. अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता. इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे जुमले जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में. अगर देखा जाए तो ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर मेरा बस चलता या अगर मेरे बस में होता. सो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई हैड माई वे. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इफ़ आई हैड माई वे प्लस कामा. कामा के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड या नेगेटिव के लिए वुडंट जो वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. वुड या वुडंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. और V1 के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट सब्जेक्ट ये आई ये चेंज भी हो सकता है. और जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो फिर पॉजिटिव केस यानी ये जो माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये भी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी मदद करता. इसका मतलब ये है कि मेरे बस में नहीं था यानी मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपकी मदद नहीं की. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हेल्प यू. If I had my way, I would help you. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता यानी अगर मेरा बस होता या मेरे बस में होता तो मैं उससे शादी करता. सो इसका भी यही मतलब निकलता है कि मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपके या उसके साथ शादी नहीं की. ये पास्ट इमेजिनरी सेंटेंस है. सो if I had my way, I would get married to him. If I had my way, I would get married to him. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता. So if I had my way, I would come to you right now. If I had my way, I would come to you right now. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने देता. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नेवर लेट हिम डू इट. If I had my way, I would never let him do it. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा नहीं होने देता. If I had my way, I wouldn't let it happen. If I had my way, I wouldn't let it happen. One more example for better understanding. अगर उसका बस चलता. अब सब्जेक्ट ये चेंज हो चुका है. मेरे के बजाय अब यहाँ यूज़ हुआ है उसका. सो अगर उसका बस चलता तो वो सारी रात खेलता. सो इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले होल नाइट. इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले ऑल नाइट. सो यहाँ सब्जेक्ट चेंज हुआ है आई की जगह यानी इंस्टेड ऑफ आई वी हैव यूज्ड हिम. और इस तरह ये पॉजिटिव केस जो है माई की जगह हमने यूज़ किया है हिज. सो जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो इसके साथ साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव भी चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर उसका बस चलता तो वो रोज़ पिज़्ज़ा खाता.
اگر اس کا بس چلتا تو وہ روز پیزا کھاتا. If he had his way, he would eat pizza daily. One more example for better understanding. اگر اس کا بس چلتا تو وہ پورا دن کام نہ کرتا. If he had his way, he wouldn't work whole day. میں کھاؤں یا نہ کھاؤں تمہیں کیا, میں جاؤں یا نہ جاؤں تمہیں کیا, وہ میری سنے یا نہ سنے تمہیں کیا. اگر دیکھا جائے تو ان فقرات میں ہم کہہ رہے ہیں تمہیں کیا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what is it to you. یہ سٹیپ 1 ہے. سٹیپ 1 کو سمجھنے کے بعد آپ آتے ہیں سٹیپ 2 کی طرف. سٹیپ 2 میں ہمیں سیکھنا ہے ایسے فقرات کے لیے انگلش لینگویج کا ویدر. ویدر کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے سبجیکٹ. سبجیکٹ یہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور پروناؤن بھی ہو سکتا ہے. سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا مین ورب جو ٹینس کے مطابق اپنا فارم اس سبجیکٹ کے مطابق چینج کرتا رہے گا. مین ورب کے بعد آ جایا کرے گا اور نوٹ. یہاں تک ہمارا اتنا سا اسٹرکچر ہو گیا. اب اس کے ساتھ آگے لگانا ہے ہمیں what is it to you اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سٹیپ 2 مکمل ہو گیا. سٹیپ 3 کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر آگے بڑھتے ہیں. میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں تمہیں کیا. whether I eat or not what is it to you. whether I eat or not what is it to you. Next example for better understanding. میں جاؤں یا نہ جاؤں تمہیں کیا. whether I go or not what is it to you. whether I go or not what is it to you. وہ میری سنے یا نہ سنے تمہیں کیا. whether she listens to me or not. یہاں تک ہمارا اتنا سا سینٹنس ہو گیا. اب ہمیں اس کے ساتھ آگے کیا لگانا ہے, شاباش بتائیے. بالکل کریکٹ. what is it to you. اگر وہ ناراض ہو گیا تو, اگر بجلی چلی گئی تو, اگر اس نے تم سے شادی نہیں کی تو. اگر دیکھا جائے تو ان فقروں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر تو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what if. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. what if پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سمپل پریزنٹ ٹینس کا ہوگا جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے. اس کا افرمیٹیو اسٹرکچر کچھ یوں بنتا ہے what if پلس سبجیکٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیسٹ فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے, یا ورب پلس ایس یا ای ایس پلس آبجیکٹ. اگر سبجیکٹ پلورل ہو یعنی آئی وی دے یا پلورل نہ ہو تو پھر ہمیں V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب یوز کرنا ہے. اور اگر سبجیکٹ سنگولر ہو یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو پھر ہمیں ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس لگانا ہے اور اس کے بعد آبجیکٹ آ جایا کرے گا. اور اگر ہمیں لکھنا ہے تو پھر کوسچن مارک. نیگیٹو اسٹرکچر کچھ یوں ہے what if پلس سبجیکٹ پلس ڈونٹ یا ڈزنٹ. ڈونٹ یہ ڈو نوٹ کا شارٹ فارم ہے اور یہ پلورل سبجیکٹ یعنی آئی وی دیم یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ڈزنٹ یہ ڈز نوٹ کا شارٹ فارم ہے اور یہ ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اس کے بعد آ جایا کرے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب. پھر ہمیں یوز کرنا ہے آبجیکٹ اور آخر میں اگر ہمیں لکھنا ہے تو پھر کوسچن مارک. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اگر وہ ناراض ہو گیا تو what if he gets angry. what if he gets angry. he یہ سنگولر تھرڈ پرسن پروناؤن ہے اس لیے ورب گیٹ کے ساتھ is ایڈ ہوا ہے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اگر بجلی چلی گئی تو so what if the power goes out. what if the power goes out. power یہ سنگولر ناؤن ہے سو گو کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوا ہے. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اگر اس نے تم سے شادی نہیں کی تو. اب یہ نیگیٹو فقرہ ہے. سو رول کے مطابق what if he doesn't marry. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, میں نے ایسا کچھ نہیں کہا,
मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है आई हैवेंट, इसके बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे एनीथिंग लाइक दिस। एक्चुअली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले फ़करात है जो ऐसे सेंस में यूज़ किए जाते हैं जब हम सामने वाले को बावर कराना चाहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो, कि जो तुम्हारा ख्याल है ऐसा मैंने नहीं किया या ऐसा मैंने नहीं किया। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस। आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस। हैवंट ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। डन ये डू का थर्ड फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा यानी जो तुम सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आई हैवेंट सेड एनीथिंग लाइक दिस। आई हैवेंट सेड एनीथिंग लाइक दिस। मूव ऑन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। आई हैवेंट थॉट एनीथिंग लाइक दिस। वो परेशान रहता है, तुम खामोश रहते हो। वो नाराज़ रहता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद रिमेन, ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। इसके बाद आपको यूज़ करना होगा एडजेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो परेशान रहता है। ही रिमेन्स वरीड। ही रिमेन्स वरीड ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस भी कहा जाता है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम खामोश रहते हो। तुम खामोश रहते हो। यू रिमेन साइलेंट। यू रिमेन साइलेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो नाराज़ रहता है। वो नाराज़ रहता है। ही रिमेन्स एनॉयड। खाना पक गया है, कमरे साफ हो चुके हैं, बस निकल चुकी है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज़ बीन। हैव बीन ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। हैज़ बीन ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। इसके बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पैसिव वॉइस वाले फ़करात है। इसमें सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं होता है। इसमें सारा फोकस एक्शन पे होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना पक गया है यानी खाना पक गया है, किसने पकाया है, सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द फूड हैज़ बीन कुक्ड। द फूड हैज़ बीन कुक्ड। कमरे साफ हो चुके हैं, किसने साफ किए हैं, इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है यानी सब्जेक्ट को शो करना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड। बस निकल चुकी है। द बस हैज़ बीन लेफ्ट। दिन के बाद रात आती है, इतवार के बाद पीर आता है, हार के बाद जीत आती है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है नाउन। नाउन के बाद एज, एज के बाद फॉलोड बाय के बाद फिर यूज़ करना होगा आपको नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिन के बाद रात आती है। डे इज़ फॉलोड बाय नाइट। डे इज़ फॉलोड बाय नाइट। डे ये नाउन है और नाइट ये भी नाउन है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतवार के बाद फिर आता है। संडे इज़ फॉलोड बाय मंडे। संडे इज़ फॉलोड बाय मंडे। संडे ये भी नाउन है और मंडे ये भी नाउन है। हार के बाद जीत आती है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हार के बाद जीत होती है। डिफीट इज़ फॉलोड बाय विक्ट्री। वो मैच जीतने का दावा करता है। वो एक नया मोबाइल खरीदने का दावा करता है।
वो तुमसे बात करने का दावा करता है। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं, ठीक है ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा क्लेम, ये इस सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा टू हैव, इसको परफेक्ट इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव के बाद यानी टू हैव के बाद हम यूज़ करेंगे वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। वी3 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो मैच जीतने का दावा करता है यानी ये काम हो चुका है। वो मैच जीतने का दावा करता है यानी वो कहता है कि मैंने मैच जीता है, ये काम पास्ट में हुआ है। ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच, ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच। वॉन ये वी3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो एक नया मोबाइल खरीदने का दावा करता है यानी वो दावा करता है, वो कहता है कि मैं एक नया मोबाइल खरीद चुका हूँ। ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल, ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वो तुमसे बात करने का दावा करता है। ही क्लेम्स टू हैव टॉक टू, ही क्लेम्स टू हैव टॉक टू यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। वो पैसे देने का दावा करता है यानी वो कहता है कि मैं पैसे चुका हूँ। ही क्लेम्स टू हैव पेड, ही क्लेम्स टू हैव पेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो काम ख़त्म करने का दावा करता है।